तो अरस्तु के बारे में प्रश्न पूछता है कि अरस्तु की राज्य संबंधी अवधारणा का वर्णन कीजिए, अथवा अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए, अथवा अरस्तु के आदर्श राज्य के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। या प्रश्न इस प्रकार भी हो सकता है कि अरस्तु का आदर्श राज्य ही प्लेटो का उपादर्श राज्य है, समीक्षा कीजिए। या प्रश्न इस प्रकार पूछेगा कि अरस्तु के राज्य की उत्पत्ति, प्रकृति एवं उद्देश्य के बारे में विचार स्पष्ट कीजिए। या अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। या अरस्तु के राज्य संबंधी अवधारणा का परीक्षण कीजिए। इन सभी का जो उत्तर होगा हम एक ही टॉपिक में क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अरस्तु का राज्य संबंधी सिद्धांत क्या है। अरस्तु अपने गुरु प्लेटो की तरह ही सोफिस्ट वर्ग के इस विचार का खंडन करते हैं कि राज्य की उत्पत्ति समझौते से हुई है और उनका अपने राज्यों की शक्ति पर कोई वास्तविक अधिकार नहीं है। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति अपनी प्रकृति से ही एक राजनीतिक प्राणी है और राज्य व्यक्ति की इस प्रवृत्ति का ही परिणाम है। उसका मत था कि राज्य का जन्म विकास के आधार पर हुआ है। वह एक स्वाभाविक संस्था है, इसके उद्देश्य और कार्य नैतिक हैं, वह सब संस्थाओं में श्रेष्ठ और उच्च है। आगे अरस्तु कहते हैं कि अरस्तु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति जीवन की आवश्यकताओं से हुई है। यदि राज्य का निर्माण हुआ है तो इसमें जीवन की आवश्यकताएं जो होती हैं उसके हिसाब से राज्य की उत्पत्ति होती है, परंतु उनका अस्तित्व सद्जीवन की सिद्धि के लिए बना है, यानी अच्छा जीवन हो इसके लिए राज्य का निर्माण हुआ है। अतः यदि समाज के आरंभिक रूप प्राकृतिक हैं तो राज्य की भी वही स्थिति है, क्योंकि वह उनका चरम लक्ष्य है और किसी वस्तु की प्रकृति का चरम लक्ष्य ही होती है। अरस्तु के शब्दों में इसलिए यह जाहिर होता है कि राज्य की प्रकृति की रचना है, यानी कि अरस्तु मानते हैं कि जो राज्य है वह प्रकृति की रचना है और मनुष्य प्रकृति से राजनीतिक प्राणी है, यानी कि मनुष्य जो है प्रकृति के अनुसार राजनीतिक प्राणी है, वह अपने हिसाब से शासन व्यवस्था को संभालता है, परंतु ऐसा किसी जानवरों में नहीं होता। और जो मनुष्य प्रकृति से या मात्र संयोगवश किसी भी राज्य से संबंध न हो वह नराधम होगा या अतिमानव उसकी स्थिति तो उस समुदायहीन, नियमहीन, गृहहीन जैसी व्यक्ति होगी। अरस्तु का मानना है कि यदि कोई व्यक्ति किसी राज्य से संबंधित नहीं है तो उसकी स्थिति बिल्कुल समुदायहीन, यानी किसी समुदाय से लागू न होना, नियम उस पर लागू नहीं होते हैं और वह घर से विहीन व्यक्ति जैसी होगी। उसकी होमर ने निंदा की है, जिसकी होमर ने निंदा की है, यानी इस बात को होमर ने इनको नकारा है, नहीं माना है। अरस्तु की बातें नकारते हैं। होमर जो दार्शनिक हैं वो मानते हैं कि अरस्तु ने यहाँ पर ये बातें गलत कहा है, यानी किसी भी व्यक्ति अगर राज्य से अलग है तो वह एक पशु विहीन या पशु की तरह नहीं हो सकता। व्यक्ति के लिए राज्य की उत्पत्ति प्राकृतिक है। किसी व्यक्ति के लिए राज्य की उत्पत्ति प्राकृतिक हो सकती है। अपने इस विचार की पुष्टि के लिए अरस्तु ने दो तर्क दिए। सर्वप्रथम दो मत प्रस्तुत किए हैं। सर्वप्रथम वह मानते हैं कि प्रत्येक राज्य प्रकृति जन्य है, यानी कि प्रत्येक राज्य जो है प्रकृति ने बनाया है, क्योंकि राज्य का उन समस्त समुदायों का पूर्ण रूप है जो प्राकृतिक जन्य है, यानी प्रकृति से जो लगे हुए हैं। राज्य में ही वही गुण विद्यमान हैं जो कि इसका विकास करने वाले पूर्ववर्ती समुदायों में पाया जाता है। राज्य की प्रारंभिक एवं मूलभूत इकाई अरस्तु व्यक्ति को ही मानता है। अरस्तु मानते हैं कि राज्य की जो प्रारंभिक और मूलभूत इकाई है वह मानव है। यदि मानव नहीं रहेगा तो राज्य कौन कहेगा और राज्य को मानेगा कौन? जो अकेले में अपूर्ण है
अपनी दैनिक आवश्यकताओं को जुटाने एवं अपने जीवन को सुंदर एवं सुखमय बनाने के लिए व्यक्ति को अनेक समुदायों की आवश्यकता पड़ती है। यानी अनेक प्रकार के समुदाय होते हैं जिनसे कि अपने जीवन को सुंदर और सुखमय बनाया जा सकता है। परिवार, जिसमें आते हैं परिवार, ग्राम, राज्य आदि व्यक्ति के कुछ ऐसे ही मूलभूत समुदाय हैं। यानी किसी भी राज्य में परिवार हो सकते हैं, ग्राम हो सकता है और राज्य में ये सभी मूलभूत समुदाय हैं। जिस अर्थ में परिवार या ग्राम व्यक्ति के लिए नितांत आवश्यक होने के कारण स्वाभाविक समुदाय हैं। यानी कोई भी व्यक्ति अगर ग्राम में जीवन जी रहा है तो गांव के साथ साथ उसमें लोग भी होने चाहिए। उसी अर्थ में राज्य भी व्यक्ति का एक नितांत आवश्यक समुदाय है। यानी जब किसी भी जगह पर या अनेक गांव मिल करके जब एक समुदाय बड़ा बना लेते हैं तो वो राज्य की उत्पत्ति कराते हैं। इस समुदाय की उपस्थिति से ही व्यक्ति आत्मनिर्भरता एवं पूर्णत्व की स्थिति को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। अरस्तु का मत है केवल जीवन मात्र की आवश्यकता के लिए राज्य उत्पन्न होता है और अच्छे जीवन की उपलब्धि के लिए कायम रहता है। अरस्तु का केवल एक ही मानना है कि राज्य जो है वह जीवन की मात्र आवश्यकता के लिए और अपने जीवन की उपलब्धि के लिए बना है। अरस्तु के विचार में राज्य इस कारण प्राकृतिक है कि यह उद्देश्य अथवा संपूर्णत्व है। अरस्तु का मानना है कि राज्य जो है, अरस्तु का जो मत है कि केवल जीवन मात्र की आवश्यकता के लिए राज्य उत्पन्न होता है। यानी कि अगर जीवन जीना है अच्छे ढंग से तो राज्य की उत्पत्ति होती है और अच्छे जीवन की उपलब्धि के लिए कायम रहता है। यानी कि आपका जीवन अच्छा चलता रहे इसके लिए राज्य भी कायम रहते हैं। अरस्तु के विचार में राज्य इस कारण प्राकृतिक है कि यह उद्देश्य अथवा संपूर्णत्व है। राज्य जो है अपने आप में संपूर्ण है और प्राकृतिक है, इसलिए राज्य की उत्पत्ति है जिसकी ओर अन्य दूसरे समुदाय बढ़ते हैं। परिवार तथा ग्राम आदि व्यक्ति के जो अन्य प्राकृतिक समुदाय हैं। यानी कि किसी भी राज्य में परिवार और ग्राम जो है समुदाय के रूप में लिए गए हैं या प्रस्तुत किए गए हैं। वे अपनी पूर्ण प्रकृति का विकास तभी कर सकते हैं जबकि राज्य के रूप में हों, वे अपनी प्रकृति की परिसमाप्ति को प्राप्त कर चुके हों। यानी किसी भी गांव की उत्पत्ति या विकास तभी हो सकता है जब वह किसी राज्य से जुड़े हों। व्यक्ति के संपूर्ण प्राकृतिक समुदायों का विकास स्वरूप राज्य है। यानी व्यक्ति के संपूर्ण प्राकृतिक समुदायों का विकसित स्वरूप राज्य है। यानी कोई गांव, नगर या फिर व्यक्ति जब समृद्ध होंगे, संपूर्ण होंगे, तभी राज्य का निर्माण होगा। यदि परिवार आत्मनिर्भरता संबंधी व्यक्ति की सभी आवश्यकताएं पूर्ण कर पाते हैं तो ग्राम व्यक्ति के लिए आवश्यक हो जाते हैं। यदि किसी गांव में आपकी पूरी इच्छाएं पूरी हो जा रही हैं तो आपके लिए गांव अच्छा होगा। और यदि इसी प्रकार यदि परिवार एवं ग्राम ही व्यक्ति की आत्मनिर्भरता प्रदान कर पाते तो राज्य उसके लिए महत्वहीन हो जाते। अरस्तु का मानना है कि यदि एक गांव से ही सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं, आप आत्मनिर्भर हो जाओ, तो आपके लिए राज्य कोई मायने नहीं रखता है। परंतु ऐसा संभव नहीं है, इसलिए राज्य जो है हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। किंतु राज्य के अतिरिक्त अन्य समुदायों में इतनी क्षमता नहीं है कि वे व्यक्ति को आत्मनिर्भर बना सके। अतः राज्य व्यक्ति के लिए एक प्राकृतिक एवं मूलभूत समुदाय है। अरस्तु का मानना है कि किसी गांव में या क्षेत्र में रह करके कोई व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं हो सकता, इसलिए राज्य उसके लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। अतः राज्य के बिना कोई व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है, इसलिए राज्य व्यक्ति के लिए एक प्राकृतिक एवं मूलभूत समुदाय है। दूसरी बातें बताते हैं कि राज्य को प्राकृतिक कहने का एक अन्य कारण भी है। अरस्तु के अनुसार राज्य का उद्देश्य एवं लक्ष्य आत्मनिर्भरता की प्राप्ति है। अरस्तु का मानना है कि राज्य का उद्देश्य जो होता है, उद्देश्य और लक्ष्य की आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना ही राज्य की उपलब्धिता होती है। इसे व्यक्ति के जीवन को महानतम लक्ष्य कहा जा सकता है।
सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य की उपलब्धि का साधन राज्य है। यदि आप बेस्ट से बेस्ट, अच्छा से अच्छा करना चाहते हैं तो आपको राज्य में रहना पड़ेगा। अतः सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति का साधन होने के कारण ही राज्य व्यक्ति के लिए प्राकृतिक संस्था है। अरस्तु के अनुसार राज्य मनुष्य की सामाजिकता का परिणाम है। सामाजिक जीवन अन्य जीवधारियों में भी पाया जाता है, परंतु व्यक्ति विचारशील प्राणी है। अरस्तु का मानना है कि यदि आप एक समुदाय में रह रहे हैं तो ऐसे तो जानवर भी रहते हैं, परंतु जानवरों में और इंसानों में क्या समानता है, क्या विषमता है, इसके आधार पर हम तर्क लगा सकते हैं कि इंसान विचार करता है। इंसान जो है विचारशील है, वह अपने किसी भी कार्य को विचार करके ही इसमें कार्यशील होता है या जुटता है, इसलिए उसकी सामाजिकता अन्य श्रेणी के जीवधारियों से भिन्न है। तो इंसान के अंदर सोचने, समझने, तर्क करने की क्षमता होती है, इसलिए मनुष्य जो है अपने किसी भी जीवों से अलग या भिन्न होता है। यह सामाजिक मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों तथा कुछ विशेष उद्देश्यों पर आधारित है और इसने अनेक स्थितियों से गुजरकर अपना पूर्ण विकास प्राप्त किया है। सर्वप्रथम विवाह, यानी कि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो सामाजिक बंधन में बंधने के लिए विवाह जैसी पद्धतियों का निर्माण किया है। विवाह पद्धति के आधार पर अरस्तु ने सबसे पहले सामाजिक संस्था परिवार की स्थापना की। यानी कि परिवार का निर्माण तभी होगा जब एक समाज में शादी विवाह का प्रचलन होगा, जिससे परिवार बनेंगे और इंसान जो है सामाजिक संस्था से जुड़ सकता है। इसमें पति पत्नी, संतान और दास एक साथ रहते हैं। यानी कि आप एक परिवार में हैं तो आपके पति पत्नी और बच्चे और दास के रूप में आप कोई नौकर चाकर भी रख सकते हैं जो आपके परिवार के साथ रहेंगे। परिवार में हमें राज्य के बीज दिखाई देते हैं, क्योंकि परिवार का स्वामी शासक के रूप में कार्य करता है। अरस्तु का मानना है कि एक परिवार का मुखिया जो होता है वह राज्य के मुखिया के रूप में कार्य करता है, क्योंकि परिवार को संचालित करने के लिए मुखिया की जरूरत पड़ती है, जो कोई भी हो सकता है। और एक परिवार में ही हमें अपने राज्यों की झलक दिखाई देने लगती है। परिवार स्वाभाविक समुदाय है, क्योंकि यह संतानोत्पत्ति और सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करता है। यदि आप एक परिवार में रहोगे तो जो भी कठिनाइयाँ पड़ेंगी, एक दूसरे से लोग उसको मिल बांट करके समस्याओं को सुलझाते हैं। परंतु व्यक्ति केवल सुरक्षा ही नहीं चाहता, उसकी अन्य भी अनेक भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताएं हैं। तो इंसान को अगर सुरक्षा से ही जीवन मिलता तो लोग सुरक्षा ही करते, परंतु और भी तो आवश्यकताएं हैं, जैसे भोजन, पानी, रहना, सुविधा, तमाम तरह की चीज़ें हैं। परंतु व्यक्ति केवल सुरक्षा ही नहीं चाहता, उसकी अन्य भी अनेक भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताएं हैं। इसलिए कुछ परिवार मिलकर ग्राम का निर्माण करते हैं। तो अनेक प्रकार की जातियाँ या अनेक प्रकार के मनुष्य मिल करके एक गांव का निर्माण करते हैं। गांव के द्वारा व्यक्तियों की पारस्परिक झगड़े निपटाने और उनके सामूहिक जीवन व्यतीत करने का प्रबंधन किया जाता है। यदि गांव बसेंगे तो आपसी झगड़े भी होंगे, मनमुटाव भी होगा, तो इसके निवारण के लिए भी प्रबंधन किया जाता है। कोई मुखिया चुना जाता है जो झगड़ों का निपटारा करता है। लेकिन ग्राम भी व्यक्तियों की सभी भौतिक, बौद्धिक और नैतिक आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाते। अतः ग्रामों के सम्मिलन से नगर राज्य का जन्म होता है। तो गांव जो है हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर नहीं बना सकते, अतः अनेक गांवों को मिलाकर राज्य की उत्पत्ति होती है और सभी की इच्छाएं पूरी होने लगती हैं। नगर राज्य सुरक्षा और न्याय प्रदान करने की आवश्यकता ग्राम की तुलना में अधिक अच्छे प्रकार से पूरी कर सकता है और यह व्यक्ति की बौद्धिक एवं नैतिक शक्तियों को भी अधिक अच्छे प्रकार से विकसित कर सकता है। अतः नगर राज्य व्यक्तियों का अंतिम और पूर्ण एवं श्रेष्ठतम समुदाय है। यानी किसी प्रकार के अगर आवश्यकताएं पूरी करना है तो हमें राज्य का निर्माण करना पड़ेगा और राज्य जो है सभी प्रकार की इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि एक राज्य की परिसीमा बहुत दूर तक होती है। इसमें अनेक गांव, सैकड़ों गांव आते हैं, तो जो मिल बांट के लोग अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार अरस्तु के अनुसार परिवार से ग्राम से राज्य अस्तित्व में आए। तो अरस्तु का मानना है कि एक परिवार से ग्राम बना, ग्राम से राज्य बने और इस प्रकार राज्य जो है अस्तित्व में आ गए। अरस्तु के शब्दों में
अरस्तु के शब्दों में जब बहुत से ग्राम एक दूसरे से पूर्ण रूप से इस प्रकार मिल जाते हैं कि वे केवल एक ही समाज का निर्माण करते हैं, तब वह समाज राज्य बन जाता है। अगर दूसरों शब्दों में कहा जाए तो राज्य कुलों या परिवार और ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। अरस्तु का मानना है कि पहले इंसान से गांव और ढेर सारे गांव और इंसान मिल करके राज्य की उत्पत्ति करते हैं और सभी लोग मिल करके आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करते हैं और इसकी प्राप्ति भी कर लेते हैं। तो आगे है राज्य का जन्म और विकास, यानी कि राज्य का जन्म कैसे हुआ और इसका विकास कैसे हुआ। अरस्तु ने पॉलिटिक्स में राज्य के विकास का व्यवस्थित रूप से प्रतिपादन किया है। उसने उस समय समाज में प्रचलित सोफिस्टों की धारणा राज्य किसी समझौते का परिणाम है का खंडन किया। तो सोफिस्टों का मानना था कि जो राज्य हैं इस समझौतों का परिणाम है, समझौतों के अनुसार बने हैं। इस बात को उन्होंने नकार दिया। किसने? अरस्तु ने। उसने कहा कि राज्य का जन्म एवं निरंतर विकास के परिणाम स्वरूप हुआ है। यदि राज्य के निर्माण हुए हैं तो इसमें जन्म होते रहें, लोग बढ़ते रहें और उसका परिणाम है कि आज राज्य जो है बहुत बड़े स्वरूप में है। अरस्तु राज्य और समाज में कोई भेद नहीं करता। अरस्तु जो हैं राज्य और समाज दोनों को एक ही मानते हैं। प्राचीन यूनान में दोनों के लिए पोलिस शब्द का प्रयोग किया गया है। चाहे समाज हो चाहे राज्य हो, इन दोनों के लिए पोलिस शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब दोनों एक ही हैं। परंतु अरस्तु का मानना है कि पोलिस का विकास एक स्वाभाविक क्रम में हुआ। यह विकास की एक श्रृंखला है। तो अरस्तु का मानना है कि एक ही दिन में राज्य नहीं बने, राज्य बनने के चरणबद्ध तरीके हैं। धीरे धीरे जो है बढ़ते गए परिवार, नगर बने, गांव बने और राज्य की उत्पत्ति हो गई। यह एक क्रमिक श्रृंखला है। राज्य के विकास की श्रृंखला की पहली कड़ी परिवार है। अरस्तु का मानना है कि अगर राज्य बनना है तो वह पहले परिवार बना, परिवार से ग्राम बने, ग्राम से राज्य बना, न कि राज्य की उत्पत्ति डायरेक्ट हो गई या किसी समझौते के अनुसार राज्य बना दिए गए जैसे कि अब बनता है। पहले ऐसा नहीं था। पहले जो है परिवार ही था। परिवार के बाद ग्राम बने, ग्राम से राज्य की उत्पत्ति हुई। अरस्तु के शब्दों में सबसे पहले तो मनुष्यों का संयोग होना ही जरूरी है, यानी कि लोगों में सामाजिकता नहीं होगी, लोग शादी विवाह वगैरह के बंधन में नहीं बंधेंगे तो परिवार कैसे बनेगा। और परिवार जब बनेंगे तो उससे गांव बनेगा, जो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। उदाहरण के तौर पर स्त्री और पुरुष का संयोग मनुष्य जाति की उत्पत्ति के लिए आवश्यक होना चाहिए। इसी प्रकार स्वाभाविक शासक और स्वाभाविक शासित तत्वों का संगठित होना चाहिए। अरस्तु का मानना है जिस पर एक स्त्री पुरुष जो होते हैं परिवार का निर्माण करते हैं, इसी प्रकार किसी भी राज्य के लिए शासक और स्वाभाविक शासित तत्व भी होने चाहिए जिसमें दोनों की रक्षा हो सके। और इन दोनों से अनिवार्य प्रकृत संबंधों से उत्पन्न होने वाला पहला परिणाम है गृहस्थ अथवा घर। तो उनका मानना है कि सबसे पहले गृहस्थी अच्छी होनी चाहिए, फिर घर होना चाहिए। इस प्रकार परिवार राज्य की पहली इकाई है। अगर राज्य का उत्पत्ति हुआ सबसे पहले परिवार का हुआ। यह राज्य के विकास की मंजिल का प्रथम पड़ाव है। यदि परिवार संतुलित है, अगर परिवार बन गया तो गांव बनेंगे, गांव से राज्य बनेगा। परिवार मनुष्य की शारीरिक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली पहली आवश्यक संस्था है। परंतु परिवार का क्षेत्र बहुत छोटा है। मनुष्य की आवश्यकताएं केवल परिवार से ही पूरी नहीं हो सकती। व्यक्ति को भोजन, कपड़े और मकान भी चाहिए। यानी कि एक इंसान जो है अपनी आवश्यकताओं में क्या मांग करता है? रोटी, कपड़ा और मकान। तो भोजन की, कपड़े की और मकान की भी आवश्यकता होती है। यह सब एक परिवार के सदस्य मिलकर नहीं उत्पन्न कर सकते। उसे सभी व्यक्तियों की सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि परिवार आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। यदि आपको मकान बनाना है या भोजन इकट्ठा करना है तो आप जो है क्या करेंगे? या तो खेती करें या तो मकान बनाएं। जब एक समुदाय बनता है तो सभी लोग मिल करके एक दूसरे का सहायता करते हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति संपूर्ण ग्राम से ही हो सकती है। अतः परिवार से पग पग बढ़ता हुआ मनुष्य ग्राम पर आ जाता है।
यानी कि एक इंसान अपने परिवार से जो कुछ होता है कर सकता है, परंतु सब कुछ नहीं कर सकता, तो गांव में वह उन चुनिंदा व्यक्तियों को चुनाव करता है जो उसकी आवश्यकताएं पूर्ति कर सकें। इसलिए ग्राम का निर्माण हो जाता है। ग्राम के बाद भी विकास का यह क्रम चलता रहता है। मनुष्य ने पाया कि ग्राम की इकाई भी उसकी सभी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकती, यानी एक गांव जो है उसकी सभी इकाइयों को पूरा नहीं कर पाती है, इसलिए उसकी मांग और बढ़ती है, तो वह किसी और के पड़ जाएगा। क्योंकि सुखी और श्रेष्ठ जीवन के लिए व्यक्ति की आकांक्षाओं का दायरा भी बढ़ता है। यदि एक इंसान समृद्ध हो रहा है तो जैसे जैसे वो तरक्की करेगा वैसे वैसे उसकी इच्छाएँ बढ़ेंगी। अतः ग्रामों से बाहर निकलकर मनुष्य ने धीरे धीरे एक पूर्ण संस्था को विकसित किया, और यह संस्था क्या बन गई? राज्य बन गई। और राज्य में कई लाख कई हजार लोग होते हैं। आगे है, इस प्रकार मानव इतिहास के आरंभ में मनुष्य से परिवार, परिवार से ग्राम और ग्राम से धीरे धीरे राज्य का विकास हो गया। फिर कहते हैं अरस्तु, बहुत से गांवों के मिलने से अंतोतगत्वा जो पूर्णता को पहुँचता हुआ समाज बनता है, बस वही राज्य है। यानी कि एक परिवार से जो पूर्ण रूप से एक संतुलित जो ग्राम का निर्माण होने से एक राज्य का निर्माण हुआ है, बस वही राज्य की उत्पत्ति है, जो अब सभी वस्तुओं के विषय में आत्मनिर्भरता की प्रकाष्ठा को पहुँचा हुआ कहा जा सकता है। अरस्तु का मानना है कि जब एक राज्य का निर्माण हो जाता है जिसमें कई लोग होते हैं, कई समुदाय होते हैं, तो इस प्रकार सभी की इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। क्योंकि राज्य का दायरा बहुत बड़ा होता है, इसमें नाना प्रकार के लोग होते हैं, तो हर किसी की आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं। आगे है राज्य की प्रकृति। राज्य की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, इस पर विचार करते हैं। अरस्तु राज्य को एक स्वाभाविक संस्था मानते हैं। राज्य मनुष्य पर लादी गई कोई संस्था नहीं है। यह संस्था मनुष्य की भौतिक और नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विकसित हुई है। यानी कि यह जो संस्था है राज्य नामक, मनुष्य की भौतिक और नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह विकसित हुई है। यह एक स्वाभाविक संस्था है। राज्य किसी पिंजरे के समान नहीं है जहाँ मनुष्य बंदी हो। राज्य किसी के लिए पिंजरा नहीं है कि उसमें एक इंसान कैद हो जाए। राज्य एक घोंसले के समान है जिसे मनुष्य ने स्वयं तिनका जोड़ जोड़ कर बनाया है। ये बहुत अच्छी बात कहते हैं कि राज्य जो है एक पिंजरा नहीं है, बल्कि एक पिंजरा की जगह घोंसला है, क्योंकि घोंसले को बनाने के लिए मेहनत लगानी पड़ती है, जबकि पिंजरे में केवल कैद किया जाता है। अरस्तु के शब्दों में मानवीय आवश्यकताओं पर आधारित मानव समुदाय के बढ़ते हुए घेरे की प्रकाष्ठा राज्य है। यानी कि आवश्यकताएं जो बढ़ती गई हैं और इसमें जो बहुत बड़ा एक समुदाय जो इकट्ठा हुआ है, घिरा हुआ है, वही राज्य का रूप ले लेता है। वह उसके मार्ग में बाधक नहीं है, बल्कि सहायक है। यह एक घोंसले के समान है, पिंजरे के समान नहीं है। अरस्तु के अनुसार मनुष्य स्वभाव से ही एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि इंसान के अंदर जो सोचने समझने की क्षमता होती है, सभी लोगों के साथ मिलकर रहना, हंसना खेलना उसका स्वभाव है। मनुष्य के इस स्वभाव का विस्तृत रूप ही राज्य कहलाता है। फिर अरस्तु कहते हैं, अरस्तु के अनुसार जो राज्य के बाहर रहते हैं, अब राज्य के बाहर की बातें हो रही हैं कि क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो राज्य में नहीं आ पाते हैं, तो पशु हैं। उनका मानना है कि राज्य से अगर बाहर हैं तो पशु हैं, क्योंकि उनको कोई सुविधाएं नहीं मिलेंगी, वो अकेला जीवन जिएंगे और वह एक पशु के समान हैं। या देवता, क्योंकि यहाँ अरस्तु दो बातें कहते हैं, या तो वह पशु हो सकता है या तो देवता। या तो उसके पास सब कुछ होगा जिसे देवता की श्रेणी में रखा गया है, या तो उसके पास कुछ भी नहीं होगा जो एक पशु के समान होगा। क्योंकि सामान्य मानव स्तर से हटकर पशु या ईश्वर ही जीवित रह सकता है। यदि समाज में जीना है तो एक इंसान को इंसान से मिलकर रहना पड़ेगा। यदि वह समाज से कटा हुआ है तो या तो वह ईश्वर होगा जिसके पास सब कुछ है, या एक पशु होगा जो कहीं भी कुछ मिला जैसे भी जीवन चलता है चलने दो। इसीलिए भी राज्य स्वाभाविक हैं। यानी कि अगर राज्य में रहेंगे तो सब कुछ हमें सुविधाएं मिलती रहेंगी। राज्य इसलिए भी स्वाभाविक है क्योंकि राज्य जिन संस्थाओं से मिलकर बना है वे सभी संस्थाएं भी स्वाभाविक हैं। राज्य समुदायों का समुदाय है। राज्य में ढेर सारे समुदाय इकट्ठा हो जाते हैं, मिलकर बनता है, उसे राज्य कहते हैं।
सेबाइन के अनुसार सेबाइन ने कहा है कि जिस प्रकार बंजू फल या ओकॉर्न क्यूकॉर्न के लिए बंजू यानी ओक वृक्ष में विकसित होना स्वाभाविक है, उसी प्रकार मानव प्रकृति के उच्चतम शक्तियों का विकास राज्य में होना स्वाभाविक है और वे सभी स्वाभाविक हैं, इसलिए राज्य भी स्वाभाविक है। आगे अरस्तु कहते हैं अरस्तु की इसी बात को शताब्दियों के बाद ग्रीन ने, एक ग्रीन जो है ये भी एक दार्शनिक के रूप में एक राजनीतिज्ञ हैं, ग्रीन ने एक अन्य रूप में प्रतिपादित किया और कहा शक्ति नहीं इच्छा ही राज्य का आधार है। यदि आप शक्ति से किसी राज्य को बनाना चाहेंगे तो असंभव है। इच्छा, सभी की इच्छाएं होनी चाहिए। अगर आपके अंदर इच्छा है कि मुझे ये करना है तो आप किसी समुदाय के पास जाएंगे, किसी लोग के पास जाएंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। परंतु यदि आप शक्ति से किसी के पास खींच के लेकर आएंगे तो ऐसा संभव नहीं है। आगे है राज्य का महत्व। अरस्तु मानते हैं कि राज्य मनुष्य से पहले है। इसकी व्याख्या करते हुए डॉक्टर वी.पी. वर्मा लिखते हैं, मानव शास्त्र और इतिहास की दृष्टि से विचार करें तब मालूम होता है कि परिवारों और ग्रामों की उत्पत्ति नगर राज्य से पहले हुई है। निश्चित ही ऐतिहासिक दृष्टि से नगर राज्य बाद में और ग्राम पहले, परंतु यदि तार्किक कारणवाद का आश्रय लेकर उनके सापेक्ष महत्व की मीमांसा करें तब मालूम पड़ता है कि नगर राज्य पहले है। तो हमारे एक राजनीतिज्ञ हैं डॉक्टर वी.पी. वर्मा, उन्होंने कहा कि भले ही अगर देखा जाए तो राज्य की उत्पत्ति से पहले मानव से ग्राम बने हैं, परंतु यह उनका सुरक्षा पहले होना चाहिए क्योंकि ये पहले आए हैं। परंतु उन्होंने कहा तर्क अगर लगाओ, यदि हमारा राज्य सुरक्षित होगा तो इसमें रहने वाले लोग भी सुरक्षित होंगे। इसलिए किसी व्यक्ति विशेष या ग्राम से पहले हमें राज्य के बारे में सोचना पड़ेगा। यदि समय की दृष्टि से राज्य चाहे व्यक्ति के बाद आता हो, परंतु विचार और महत्व की दृष्टि से राज्य पहले आता है, क्योंकि राज्य अगर है तो आपकी आवश्यकताएं हैं, आपकी आकांक्षाएं हैं। व्यक्ति राज्य में ही पूर्णता प्राप्त करता है और इस पूर्णता का विचार अप्रत्यक्ष रूप से ही सही मनुष्य के मन और ग्राम और परिवार से पहले है, क्योंकि राज्य के व्यक्ति पूर्णता प्राप्त करता है, इसीलिए भी राज्य व्यक्ति से पहले है। तो यदि राज्य में रहेंगे तो आपकी सभी आवश्यकताएं पूर्ण हो सकती हैं। यदि आपकी राज्य का अस्तित्व नहीं होगा तो आपका दायरा सीमित हो जाएगा, आपकी आकांक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं, आपकी आवश्यकताएं पूर्ण नहीं हो सकती हैं। आगे है राज्य का स्वरूप जैविक। अरस्तु ने राज्य के स्वरूप की जैविक धारणा को माना है और उनके अनुसार राज्य विभिन्न प्रकार के अंगों से मिलकर बना हुआ है। एक संपूर्ण चेतन ऑर्गेनिक होल है, यानी कि अरस्तु का मानना है कि जो राज्य है यह जैविक धारणा है, क्योंकि राज्य विभिन्न प्रकार के अंगों से मिलकर बना हुआ है। एक संपूर्ण चेतन है, व्यक्ति और समुदाय इसके अंग हैं। किसी राज्य में व्यक्ति और समुदाय में भी लोग आते हैं, इसलिए जैविक है। जिस तरह शरीर के सभी अंगों का महत्व है, वह भी राज्य की जीवन देने वाली शक्ति के कारण है। तो जिस प्रकार हमारे अंग जो है मिल करके हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, इसी प्रकार समुदाय मिल करके एक राज्य का या शक्ति का कारण बनती हैं। राज्य के अभाव में वे सभी जड़ हो जाएंगे, इनका विनाश हो जाएगा। यदि राज्य नहीं होगा तो राज्य के जो समुदाय हैं इनका भी सर्वनाश निश्चित होगा। व्यक्ति राज्य के सदस्य के रूप में अर्थात राज्य में रहकर ही अपना विकास कर सकता है। एक दार्शनिक हैं इवस्टीन के अनुसार अरस्तु ने अपने इस विचार के आधार पर राज्य की जैविक धारणा की नींव रखी है। आगे है राज्य का उद्देश्य। अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व सद्जीवन के लिए है, मात्र जीवन के लिए नहीं। यानी जीवन जीना है तो कोई कैसे भी जी सकता है, जैसे पशु जी रहा है तो जीवन जी रहा है, परंतु अगर आपको सद्जीवन जीना है, अच्छा जीवन जीना है तो राज्य का अस्तित्व होना जरूरी है। इसका उद्देश्य मात्र जीवन को बनाए रखना होता तो गुलाम और जंगली जानवर भी राज्य बना लेते,
परंतु वे राज्य नहीं बना सकते, क्योंकि न तो जीवन के आनंद में उनका कोई हिस्सा होता है, न वे अपनी पसंद का जीवन जी सकते हैं। कोई भी पशु अपने पसंद का जीवन नहीं जी सकता है, क्योंकि वह राज्य में नहीं होता, वो राज्य नहीं बना सकते, वो केवल जीवन जीते हैं। राज्य का अस्तित्व मैत्री के लिए या अन्याय से सुरक्षा पाने के लिए नहीं होता। यहाँ दो बातें कही रही हैं। यदि राज्य बना है तो समुदाय की मैत्रिता के लिए नहीं और न ही सुरक्षा के लिए, न परस्पर सत्संग एवं विनिमय के लिए होता है, न तो वस्तुओं का आदान प्रदान के लिए होता है, क्योंकि तब तो टाइटेनियम और कार्थेजिनियम तथा अन्य लोग जिन्होंने एक दूसरे के साथ वाणिज्य संधियाँ कर रखी हैं एक ही राज्य के नागरिक होते। तो यहाँ पर एक ही राज्य के मतलब कि यहाँ पे दो चीज़ें, टाइटेनियम और कार्थेजियन, ये दोनों अलग अलग समुदाय हैं, अलग अलग राज्य के लोग हैं। अतः हमारा निष्कर्ष यह है कि राजनीतिक समाज का अस्तित्व उदांत कार्यों के लिए है, मात्र साहचर्य के लिए नहीं। यदि राज्य का निर्माण हुआ है तो अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर कार्य करने के लिए हुआ है, न कि एक दूसरे के भाईचारे के साथ रहना, ऐसा नहीं है। तो बेहतर से बेहतर कार्य करने के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई है। उपरोक्त कथन से स्पष्ट होता है कि राज्य के कार्यों और उद्देश्यों के प्रति अरस्तु का दृष्टिकोण रचनात्मक और सकारात्मक है। उनका यह दृष्टिकोण लॉक और स्पेंसर जैसे व्यक्तियों के नकारात्मक और विध्वंसक दृष्टिकोणों से पूर्णतया भिन्न है। अरस्तु के अनुसार राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है, अतः इनका कार्य केवल बुरे कामों अथवा अपराधों को रोकना नहीं, वरन मानव की नैतिकता और सद्गुणों के मार्ग पर आगे बढ़ाना है। तो अरस्तु का मानना है कि एक इंसान जो है अपराधों को रोकना नहीं, परंतु नैतिकता और सद्गुणों के मार्ग को आगे बढ़ाने का काम ही करता है। इस प्रकार राज्य का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ बनाना और व्यवहार में उसके द्वारा वे सभी कार्य किए जाने चाहिए जो इस लक्ष्य की पूर्ति में सहायक हों। अरस्तु राज्य को निम्न कार्य सौंपते हैं। संक्षेप में कहा गया है कि अरस्तु राज्य को निम्न कार्य सौंपते हैं। पहला कार्य उनका है कि अपने सदस्यों के लिए पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की व्यवस्था करना। आत्मनिर्भरता का व्यापक अर्थ है व्यक्ति न केवल भौतिक उपकरणों की दृष्टि से ही आत्मनिर्भर हो, अपितु नैतिक प्रोत्साहनों एवं प्रेरणाओं की दृष्टि से भी आत्मनिर्भर बने। इस विस्तृत अर्थ में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का एकमात्र साधन राज्य है। दूसरी बात उन्होंने कहा, दूसरा कार्य उन्होंने दिया राज्य को कि उत्तम और आनंदपूर्ण जीवन का निर्माण। उत्तम जीवन की व्याख्या करते हुए बारकर ने लिखा है। तो यहाँ पर अरस्तु का दूसरा कार्य है उत्तम और आनंदपूर्ण जीवन का निर्माण। तो बारकर ने लिखा है कि यह एक ऐसा जीवन है जो उत्तम कार्य और उत्तम आचरणों से ओतप्रोत है। नैतिक और बौद्धिक सद्गुण ही मनुष्य उत्तम जीवन के लिए मुख्य तत्व हैं। यानी आपको उत्तम जीवन जीना है तो नैतिक और बौद्धिक सद्गुण होने भी चाहिए, और इन दोनों की प्राप्ति के लिए बाह्य साधन अपरिहार्य हो जाते हैं। बाह्य साधनों में आर्थिक व्यवस्था और शारीरिक स्वास्थ्य को मुख्य माना गया है। यानी आर्थिक व्यवस्था और शारीरिक स्वास्थ्य को मुख्य रूप से यहाँ पर मान्यता दी गई है। अरस्तु आनंद को सत्य से पृथक नहीं करता। आनंद को सत्य से पृथक नहीं करते हैं। अरस्तु के शब्दों में हमें यह मानना होगा कि हर व्यक्ति में आनंद की मात्रा उसके द्वारा किए गए उत्तम और बुद्धिमत्तापूर्ण कार्यों और उत्तमता और बुद्धिमत्ता के गुणों के अनुसार प्राप्त होती है। तो अरस्तु का मानना है कि आनंद की प्राप्ति तभी जब होगी जब आप उत्तम बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य और उत्तम बुद्धिमत्ता के गुणों के साथ कार्य करेंगे। सार यह है, यानी कि कहानी यह है कि मनुष्य का उद्देश्य नैतिक और आनंदपूर्ण जीवन बिताना है और राज्य ऐसे जीवन के संभव बनाने के लिए स्थित है। यानी कि मनुष्य जो है अपना आनंद पूर्वक जीवन जी सके, इसके लिए राज्य उपस्थित हैं, बनाए गए हैं। इस प्रकार स्वयं एक नैतिक संस्था है। इस प्रकार जो राज्य जो है एक नैतिक संस्था की तरह काम करती है। एक नैतिक और सद्गुणी जीवन का निर्माण करना राज्य का मुख्य कार्य होता है। आगे नंबर 3 है, राज्य का एक प्रमुख कार्य अरस्तु ने नागरिकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना भी बताया है। यदि राज्य का निर्माण होगा तो उसमें शिक्षा व्यवस्था भी बेहतर होगी। शिक्षा को कुछ अर्थों में अरस्तु ने प्लेटो से भी अधिक महत्व दिया है। फास्टर के शब्दों में
लाक के विचार से शिक्षा राज्य का कार्य नहीं है। लाक ने कहा है कि जो शिक्षा है वो राज्य का कार्य नहीं है। अरस्तु के विचार से यह उसका प्रमुख कार्य है। अरस्तु कहते हैं कि राज्य का कार्य सबसे पहले शिक्षा प्रदान करना है। इसकी संस्थाओं का उद्देश्य मनुष्यों को उत्कृष्ट बनाना है, न कि बौद्धिक स्तर पर बल्कि नैतिक और भौतिक स्तर पर भी। अरस्तु का मानना है कि जो मनुष्य हैं उनको उत्कृष्ट बनाने के लिए बौद्धिक और नैतिक और भौतिक स्तर पर भी केवल बाल्यकाल बल्कि उसके संपूर्ण जीवन के दौरान राज्य नागरिक के लिए पाठशाला होना चाहिए। अरस्तु का मानना है कि बाल्यावस्था में शिक्षा की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए, बल्कि ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए राज्य को जिससे कि वह जीवन भर एक अच्छे जीवन जीने के लिए वो सीख सके। चौथा उन्होंने कार्य सौंपा है शिक्षा संबंधी कार्य के साथ ही अरस्तु ने राज्य का यह कार्य भी माना है कि वह नागरिकों के लिए अवकाश जुटाने का प्रयत्न करे। ए.के. रोगर्स के अनुसार, चूँकि अरस्तु के अनुसार राज्य का उद्देश्य श्रेष्ठ जीवन का निर्माण है और यह अवकाश से ही संभव है। यदि अगर आपका जीवन श्रेष्ठ होगा, यदि आप कार्य ही करते रहेंगे, आपको छुट्टी नहीं मिल रहा है, अवकाश नहीं मिल रहा है, तो आप आनंद जीवन पर कैसे जीवन जिएंगे। इसके लिए अरस्तु ने माना है कि अवकाश भी जरूरी है। इसका प्रबंध कराना राज्य का पहला कर्तव्य होना चाहिए। संक्षेप में राज्य के कार्य क्षेत्र के बारे में अरस्तु के विचारों से स्पष्ट होता है कि वह राज्य के अत्यंत व्यापक कार्य क्षेत्र का समर्थक हैं। जहां ग्रीन और लॉक जैसे आधुनिक विचारक राज्य के लिए सीमित कार्य क्षेत्र की चर्चा करते हैं, वहां अरस्तु ने यह घोषणा किया है कि राज्य अच्छे जीवन की स्थापना के लिए यथासंभव प्रयत्नशील रहें। तो दो हमारे विचारक हैं, ग्रीन और लॉक, ये राज्य को छोटा मानते हैं, जबकि यहाँ पर अरस्तु ने राज्य को एक विस्तृत और बड़ा क्षेत्र बनाने का प्रयत्न किया है। व्यक्तिवादियों के इस मत से अरस्तु बिल्कुल भी सहमत नहीं हो सकता है कि राज्य का कार्य क्षेत्र अधिक से अधिक सीमित हो। अरस्तु का मानना है कि कार्य क्षेत्र सीमित नहीं होना चाहिए। साथ ही उनके विचार उन आदर्शवादियों से मेल नहीं खाते हैं जो राज्य के नकारात्मक कार्य क्षेत्र को उचित ठहराते हैं। अरस्तु की स्पष्ट धारणा रही है कि राज्य का कार्य क्षेत्र सकारात्मक होना चाहिए। राज्य को वे सब कार्य करने चाहिए जो अच्छे जीवन की स्थापना के लिए को संभव बनाए। राज्य का व्यापक कार्य होता है। अरस्तु निसंकोच रूप से इसलिए निर्धारित कर पाया क्योंकि वह यूनानी दार्शनिक था। तो यहाँ पर राज्य का व्यापक कार्यक्षेत्र अरस्तु निसंकोच रूप से इसलिए निर्धारित कर पाए क्योंकि वह यूनानी दार्शनिक थे, वही यूनान जिसमें सिकंदर था। यूनानियों के लिए उस काल में राज्य अत्यंत व्यापक समुदाय था, क्योंकि आप जानते हैं कि जो सिकंदर थे वो दुनिया फतह करने के चले थे, क्योंकि अपने राज्य को बहुत बड़ा बनाना चाहते थे। यह उनका राजनीतिक संगठन ही नहीं था, अपितु उनका समाज, उनका धार्मिक समुदाय एवं उनका आर्थिक संगठन भी था। तो यानी कि यहाँ पर तीन चीज़ें बताई गई हैं कि अगर राज्य का निर्माण होगा तो समाज बनेगा, धार्मिक समुदाय बनेगा और आर्थिक संगठन भी प्राप्त होगा, क्योंकि बड़ा राज्य बड़ा आर्थिक व्यवस्था की मिलती है।